बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान साच टीवी और PRC की मुश्तरका पेशकश है और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों में बात करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया एक इंतहाई खूबसूरत रैबिट का, खरगोश का, जो आपको हमने दिखाया। आज के प्रोग्राम में भी हम वहीं से प्रोग्राम को शुरू करेंगे जहाँ पे हमने पिछले प्रोग्राम का इख्तिताम किया था कि अंगोरा रैबिट पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं NRC में, उसका आखिर पर्पज़ क्या है। प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं। आप प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं अंगोरा रैबिट के और उसके साथ साथ सीनियर साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जो नाज़रीन आज हमें पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और पिछला प्रोग्राम नहीं देखा, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें ये बताइए कि अंगोरा रैबिट है क्या। जी, अंगोरा रैबिट हमने पाकिस्तान में नेपाल से 2010 में इंपोर्ट किया है। सिर्फ इसलिए कि यहाँ हमारे जो पावर्टी एलिवेशन के लिए पुअर्टी जो है उसको ख़त्म किया जाए, गुर्बत को थोड़ा सा कम किया जाए। जिस तरह घरों में इंटीरियर में चले जाएं, मुर्गियाँ रखते हैं या बकरियाँ रखते हैं, तो हमने एक नया उनको एक आइडिया दिया है कि ये रखा जाए, अंगोरा रैबिट रखा जाए। इसकी जो प्रोडक्शन ऊन की होगी, जो वूल की होगी, उससे बाय प्रोडक्ट बने, उससे उसके स्कार्फ बने, उससे शॉल बने, उससे ग्लव्स बने, उससे स्वेटर्स बने, जो उनकी इनकम जो है वो बढ़ाई जा सके। सही है। सो ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त कितना काम किया जा चुका है अंगोरा रैबिट पे और कब तक ये मार्केट में आम लोगों को अवेलेबल होगा फार्मिंग के लिए। देखिए, ये हमें जैसे पहले मैंने जिक्र किया, कभी इसका हमारा इनिशियल स्टेज है, अभी हमें इसे इंपोर्ट किया है और हमें मुख्तलिफ फार्मर्स को हमने फ्री ऑफ कास्ट ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें हमें एक सेट बना कर उन्हें देते हैं। और शुरू में हमें तो इन्हें फीड भी इनको फ्री देते हैं और साथ ही एक केज भी बना के देते हैं और उनको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि किस तरह इसको रखना है, किस तरह इसको केयर करना है, क्या इसकी फीडिंग है, क्या क्या इनकी डिजीज़ हैं और क्या क्या किस तरह इसकी वूल जो है वो ऊन जो है वो काटी जाती है, क्लिपिंग की जाती है और किस तरह इसको अलग रखा जाए। ठीक, तो ये उनको अब हमारा इनिशियल स्टेज है और इंशाल्लाह हम इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हमें कामयाबी हुई है। जहाँ जहाँ हमने दिए हैं वहाँ अच्छा उनकी प्रोडक्शन हो रही है और हम चाहते हैं जहाँ हम दें वहाँ एक कॉलोनी बन जाए। सही, एक छोटी छोटी कॉलोनी बन जाएंगे ताकि वहाँ से हमें उनकी वूल हम लें या कोई और प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करेंगे कि वो अगर वूल ले तो उन्हें वहाँ से लेने के लिए आसानी हो। चूँकि नॉर्मली ये प्रोसेस होता है कि हमारा किसान, मेहनत कश किसान जब भी कोई फार्मिंग करता है, वो भले एग्रीकल्चर की हो, लाइफ स्टॉक की हो, तो जो मिडल मैन होता है नफ़ाखोरी सारी के सारे वो कर जाते हैं और उसके बाद किसान के हाथ वो पैसा नहीं आता। सो इसका चूँकि पर्पज़ ही पावर्टी एलिवेशन है, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आपको यहाँ पे ये बताता चलें कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रैबिट तस्वुर किया जाता है। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में दिखाए कि कितने कलर्स में पाकिस्तान में रैबिट बनाए जा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं इससे, जो इसका एक पर्पज़ है, कोर पर्पज़ जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है कि पावर्टी एलिवेशन पे काम किया जाएगा, तो कौन सी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। ये बताइएगा कि इससे जो वूल की कलेक्शन है उसके बारे में बताइएगा कि कितनी वूल हासिल की जा सकती है और फर्दर क्या बाय प्रोडक्ट्स डेवलप की जा सकती हैं। सबसे पहले तो हमें ये कि ये हम उन फार्मर्स में ये इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, वहाँ एक कॉलोनी की शक्ल बन जाए जहाँ पे हमें 100 या 200 या 500 करीब हमें ये हेड खरगोश हो जाएं। वहाँ से हमें अगर 10 से 20 किलो वूल वहाँ से हमें मिलती है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्वॉल्व करें ताकि एक उनको रेट फिक्स करके दें। जो फार्मर्स है वो उसी फिक्स प्राइस से वो परचेज़ करें, ताकि फार्मर के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो उसको धागा बनाए और उसकी वाशिंग करे, उसकी स्पिनिंग करे, उसकी नेटिंग करे। उसके लिए ये बहुत बड़े अखराजात उठ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रेट वहीं फिक्स किए जाएं और जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे परचेज़ करे और फिर प्रोडक्ट बना के मार्केट में वो अभी तक किसी प्राइवेट सेक्टर से आपने बात की, किसी कंपनी ने, किसके लोगों ने क्या इसमें दिलचस्पी जाहिर की और क्या पाकिस्तान में आप समझते हैं कि इसका स्कोप मौजूद है। चूँकि टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तस्वुर की जाती है। इससे पहले कि पाकिस्तान में जो बिजली के मसाइल हैं वो अगर इसको मुतासर ना करें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल समझा जाता है। ये भी चूँकि उसकी एक सब्सिक्वेंट इंडस्ट्री ही बनेगी, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इसका स्कोप है, लोग दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि ये एक बहुत एक महदूद पैमाने पे काम शुरू हो रहा है, तो इसमें यह है कि तमाम काम जो है मैनुअल हो रहा है। सही, जो इसकी स्पिनिंग हो रही है या इसकी वीविंग हो रही है या इसकी शॉल मेकिंग हो रही है, नेटिंग हो रही है,
वो सारी की सारी खड्डी पे मैनुअल हो रही है, क्योंकि इसको इतना बड़ा, हमारे पास इतना बड़ा ज़्यादा मटेरियल नहीं है 10-20 मन जो हमें इसको वूल को प्रोसेस करें थ्रू द मशीनरी, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी कैपेसिटी है चाहिए, हमें चाहिए वूल की, तो इसलिए ये लिमिटेड है, हमारे पास कम महदूद उसमें होती है, तादाद में होती है। तो हम कोशिश है कि इसको हम पहले मैनुअल पे लेकर आएँ, जब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर खुद ब खुद लोग जब इससे इनकम हासिल करेंगे, खुद ब खुद लोग इस तरफ मोटिवेट होंगे। तो हम तो सिर्फ मोटिवेशन करनी है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं और किस तरह इसको रख सकते हैं और किस तरह आपसे अपनी इससे इनकम जो है वो बढ़ा सकते हैं। जब लोगों को इसकी अवेयरनेस आएगी तो ज़ाहिर है लोग फिर इसी की तरफ माइल होंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई इस पे इलेक्ट्रिसिटी या किसी हमारे पावर जनरेशन का कोई इस पर असर पड़े, क्योंकि ये एक मैनुअल चीज़ हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये बताते चलें कि इसके लिए डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये तज़किरा बिजली का इसलिए करता हूँ कि वो मसाइल है पाकिस्तान के कि जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि डैम बनेंगे, बिजली आएगी, उसके बाद स्पिनिंग मिल्स लगेंगी और तब जाके उस गरीब के घर में जिसने खरगोश ये पाले, अंगोरा रैबिट्स पाले हैं, वो इनसे धागा हासिल करके अपना चूल्हा जला सकेगा। इसके लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अंगोरा रैबिट्स की बेहतर देखभाल की जाए, जिस तरह कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया, और उसमें हमने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह से इनसे ऊन हासिल करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में भी हम इसका जिक्र करेंगे ताकि जो नाज़रीन आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपनी जो इनकम है उसको बेहतर बना सकते हैं। टारगेट एरियाज़ की बात की जाए तो किन इलाकों को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं पावर्टी एलिवेशन के हवाले से, जहाँ पे अंगोरा रैबिट का प्रोजेक्ट अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो वहाँ के अवामुन्नास के लिए बेनिफिशियल होगा? जी, ये पहले भी अपने प्रोग्राम में ये है कि सबसे पहले तो इसको क्लाइमेट सूटेबल चाहिए, इसको वेदर जो है ना वो इसको सूटेबल चाहिए। इसको 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर पाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो इनकी ग्रोथ भी नहीं होती, फर्टिलिटी रेट भी अफेक्ट होती है और इसकी वूल प्रोडक्शन भी अफेक्ट होती है। तो इसका टेम्परेचर जो है 25 से 30 टेम्परेचर होना चाहिए, जिसके लिए हमने इस ऐसे इलाके चूज़ किए हैं, ऐसे सिलेक्ट किए हैं, सर्वे किए हैं जहाँ पे टेम्परेचर अराउंड द ईयर 25 और 30 के दरमियान रहता है। जिस तरह मरी का कुछ इलाका है जहाँ पे टेम्परेचर रहता है, और कुछ KPK का इलाका है जहाँ यही टेम्परेचर रहता है, कश्मीर का कुछ इलाका है जो हमारे रीच में है, वहाँ ये टेम्परेचर, उन इलाकों में ये हम दे रहे हैं। गर्म इलाकों में ये सर्वाइव नहीं कर पाता, अगर करता है तो उसके लिए हमें इसको उसी क्लाइमेट में रखना होगा, AC लगा। कितना इम्पोर्टेंट है अगर PRC की बात की जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़रूरी तहकीकाती इदारा है, हुकूमती इदारा है, कितना अहम है अंगोरा का प्रोजेक्ट उसके लिए, और क्या फोर्सी करते हैं आप एज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज होने के क्या फोर्सी करते हैं? डाउन द रोड 3 सालों में क्या अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं, 5 सालों में और 10 सालों में क्या अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा यह हदफ है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं, जहाँ तक हम हमारी रसाई हो सकती है वहाँ ये हम फ्री ऑफ कास्ट डिस्ट्रीब्यूट करें। जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी फिर सेकंड फेज़ हमारा शुरू होगा कि इसकी प्रोडक्शन को कलेक्ट करना, उनसे इनकी वूल को लेना। उसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे हम दूसरी पार्टी को, प्राइवेट को इन्वॉल्व करेंगे, जो एक फ़िक्स रेट पे वहाँ से वूल जो है वो परचेज़ करेंगे और वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल आउट करेंगे, जो उनकी भी इनकम में इजाफा होगा। जो हमारा फार्मर है, जो पूर्व जिसके लिए हम ये प्रोजेक्ट, कितना वक्त दरकार है? आप समझते हैं कि अगर हम KPK की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, कितना वक्त दरकार है कि हम 50 या 100 फार्मर्स तक ये जो अंगोरा रैबिट की फार्मिंग है वो लोग कर रहे होंगे? आप क्या समझते हैं? ये इसके मज़ीद 5 साल इसको दरकार है, क्योंकि इसको जब पहली दफ़ा फार्मर के पास जाता है तो उसको मुख्तलिफ इसके प्रॉब्लम आते हैं। वो इसको हेल्थ कवरेज सही तरह नहीं दे सकता, वो इसको प्रॉपर इसकी फीडिंग नहीं कर सकता, प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जब वो 2 से 6 माह इसको रखता है, 1 से 2 ब्रीडिंग इसकी लेता है, तो फिर उसको सही एहसास होता है कि भाई इसको मैंने किस तरह रखना है। हम खुद उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मुख्तलिफ हमारा फ्रीक्वेंटली विजिट होते रहते हैं, जहाँ हम ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ 1 से 1.5 माह के बाद दोबारा हम उसको फॉलो विजिट भी आप रखते हैं? बिल्कुल सही। कि उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो उनको हम सही तरह से उनको गाइड। तो आप ये समझते हैं कि 5 सालों बाद अंगोरा रैबिट जो है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो ठंडे इलाके हैं मौसम के एतबार से, वहाँ पे अंगोरा रैबिट हमें देखने को मिलेगा, इसकी फार्मिंग हो रही होगी। कोई आपने तखमीना लगाया कि कितने रैबिट्स एक किसान रखे तो वो एक बाइज़्ज़त तरीके से माकूल इनकम जनरेट कर सकता है? जी, इसका जी कोई ऐसा अखराजात नहीं है कि इसको बहुत स्पेशल फीड चाहिए या स्पेशल इसको फॉडर चाहिए। अगर आपने आपके घरों के करीब कोई भी नेचुरल हर्ब शर्ब्स हैं वो भी इसको दे सकते हैं।
आम ग्रेजिंग जो ग्रेजिंग ग्रासेस हैं, फॉडर ग्रासेस हैं, जो हम बकरियों को या गाय को देते हैं, उसके जो लश ग्रीन टिप्स हैं वो इनको दे दें। घर की जो आपके पास पिलिंग बची हुई है, छिलके बचे हुए हैं, वो इनको दे दें। रोटी बची हुई है वो इसको भिगो के वो इसको दे दें एज ए फीड इंग्रेडिएंट, तो ये उसमें ही सर्वाइव कर पाता है। तो उसमें इतने अखराजात नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि आइंदा जो 1-2 साल हैं उसमें इसकी तादाद डबल हो जाएगी। तो जो जहाँ जहाँ हमने दिए हैं, अगर हम इनको 5 दिए हैं तो अब उनके पास 25 से 30 हो गए हैं। 25 से 30 हो चुके हैं। ठीक। कोई ऐसे किसान भी अभी तक हैं पायलट प्रोजेक्ट में जिन्होंने इनसे वूल हासिल की और कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली अभी इस पैमाने पे तो नहीं जा सकते हैं कि उनका जो इनकम का इन्हिसार है वो इस पे कोई भी कारोबार अगर किया जाए तो उसको चंद साल तो दरकार होंगे, ये भी एक कारोबार की मानद है। क्या ऐसे किसान हैं जिन्होंने वूल कलेक्ट की और उन्होंने प्रैक्टिसेस को फॉलो कर लिया? चूंकि जिस तरह से आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, हमने आपकी फैसिलिटी का कंप्लीटली जायज़ा लिया, हर चीज़ को आपने बड़ा मुरतब करके रखा हुआ है, आप लोग साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कर सकते हैं। जो किसान हैं, क्या आप समझते हैं कि जो मालूमात आपने उन तक शेयर की वो उस पर सही अमल पैरा हो रहे हैं? जी, ये बिल्कुल जहाँ जहाँ हमारा फॉलो विजिट होते हैं वहाँ हमने उन फार्मर ने इनकी वूल क्लिपिंग की है, सीज़न के मुताबिक ली है, और फिर उसको उन्होंने उसका मैनुअल तरीके से इसका धागा भी बनाया। जो मैं आपको सामने इसका एक नमूना दिखाई देता हूँ, ये इन्होंने मैनुअल धागा बनाया हुआ है जो फार्मर्स को हम देकर आए हैं, और उन्होंने इसका धागा बनाया। ये बहुत अच्छा और सॉफ्ट धागा है, और इसको क्योंकि ये मैनुअल बना हुआ है, इतना फाइन नहीं है लेकिन बहुत बेहतर है। इसके बाद जो बनेगा वो ऑटोमेटिकली जब उनको इसके बारे में पता चलेगा कि इसको हमने फाइन बनाना है तो मजीद इसको वो फाइन करेंगे। हम इससे थोड़ा पहले प्रोसेस से जाते हैं। हमारे पास ये वूल पड़ी हुई है, ये रॉ वूल है जो इससे कलेक्ट की गई है? जी, ये बिल्कुल फौरन क्लिपिंग के बाद, ये आपको वूल में दिखा रहा हूँ, जब इस क्लिपिंग करते हैं तो इसको बाहर हम अलग रख लेते हैं, फिर इसकी हम वॉशिंग होती है। वॉशिंग के बाद फिर इसकी जो है ना वो थ्रेडिंग बनेगी, विविंग होगी, स्पिनिंग होगी। उसके बाद कोई केमिकल जरूरत नहीं है वॉशिंग में, कुछ जरूरत नहीं है, आम सादा पानी में इसको वॉश किया जाए। सही। थोड़ा सा इसमें अगर ज़्यादा मैली है, जिस तरह ज़्यादा मैली आती है तो उसमें हम थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं ताकि इसमें जो डिटर्जेंट है वो इसको मैल वगैरह इसकी उतर जाए, और ज़्यादा इसमें किसी किस्म की और ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। और ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर में है, कोई डाइंग करने की जरूरत नहीं। अगर आपने व्हाइट में बनाना है तो इसकी डाइंग किसी चीज़ की जरूरत नहीं। जी, हमारे पास इसके 4 कलर हैं। एक तो वाइट है, अगर जिसमें वाइट में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो वाइट आ जाती है, और ब्राउन है, ग्रे है और ब्लैक है। बाज़-औक़ात बीच में डिज़ाइनिंग करना पड़ती है तो वो डाइंग के इस पे जो है ये वूल जो है ये इसमें डाइंग में नहीं आती, तो इसलिए वो नेचुरल कलर है। उसके साथ इसके दरमियान में जो भी उन्होंने डिज़ाइन बनाना होता है वो फिर कलर वूल से बना देते हैं ताकि वो एक परमानेंट और नेचुरल कलर में आ जाए। अगर हम बाय प्रोडक्ट्स की बात करें, धागा बना लिया, ऑब्वियसली इस धागे से आगे डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये धागा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मुफीद है? क्या चीज़ बनाई जाए तो ये धागा जो है वो ज़्यादा मुफीद होगा? इसका पर्पज़ क्या है? क्या ये जिस्म को गर्म रखने के लिए है, मुलायम होता है, एलिगेंट ज़्यादा है? इसका जो कोर पर्पज़ है वो क्या है? जी, पर्पज़ सबसे इसका अहम पर्पज़ ये है कि इसको धागे से जो स्वेटर बनेगा, जो शाल बनेगी, एक तो बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट है और गर्म भी है। ये तीनों क्वालिटी इस धागे में है। एक तो सॉफ्ट है, बहुत नरम है, आप हाथ लगा के देखिए इतना सॉफ्ट है, और दूसरा ये कि ये लाइट वेट है। 120 ग्राम इसका वूल होगा और 120 ग्राम इसका आप दूसरा धागा अगर लगाते हैं तो ये 250-250 ग्राम में पूरी एक शाल बन जाती है जो 1 मीटर और 2.25 मीटर या 3 मीटर गज लंबी होती है। सही। तो ये इसका अगर 250 ग्राम या 250 ग्राम उसका वजन है तो ये बहुत लाइट वेट है। तो ये इसके लिए जिस्म को गर्म रखती है। इसके पिछले प्रोग्राम में जिस तरह तज़किरा किया कि शायद ये सबसे गर्म तरीन धागा जो है ये इस वूल से हासिल किया जाता है, दुनिया का ये गर्म तरीन धागा है। ठीक। अभी इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में इसकी क्या प्राइस है? आप क्या समझते हैं कि इसका, चूंकि अंगोरा रैबिट की बुनियाद पे इस वक्त प्राइसिंग तो नहीं की जा सकती, जो चीज़ ही पाकिस्तान में नायाब है, लेकिन अगर हम बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उनकी बात करें जो प्योर वूल से चीज़ें बन रही हैं, अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो आम शॉल की आप क्या समझते हैं कि इसकी प्राइस होनी चाहिए? देखिए जी, जो लोकल मार्केट में हमारे हैंडीक्राफ्ट की जो शॉप्स हैं या इस्लामाबाद में, वहाँ ये इसकी बनी हुई शाल सेल हो रही हैं जो इनसे बहुत लाइट वेट में, उसमें धागा इसके वूल का धागा बहुत कम लगाया हुआ है, उन्होंने आर्टिफिशियल धागा भी इसमें मिक्स किया हुआ है, वो 20 से 25 हज़ार तक सेल हो रही है। ठीक है, सही। तो अगर इसका प्योर अगर इसकी वूल का और इसमें 60-40 के रेशो से हम इसका धागा बनाएं और शाल बने और वो मार्केट में आए, वो उससे बेहतर होगी। जितनी भी वूल जो अब या वूल इंपोर्ट कर रहे हैं या शाल्स इंपोर्ट कर रहे हैं,
वो या मलेशिया से कर रहे हैं या इंडोनेशिया से कर रहे हैं। और उसमें उसकी क्वालिटी वो प्योरिटी नहीं है जो प्योरिटी आप समझते हैं हम यहाँ पे खुद दे सकते हैं। अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, वूल की बात करें, रैबिट्स को पालने की बात करें, तो समझ ये आती है कि वो सारे काम हैं जो ख़वातीन बड़ी आसानी से कर सकती हैं। रिमोट एरियाज़ में ख़वातीन के पास वो एक्सेस नहीं है, वो कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है जहाँ पे जाके जॉब कर सकें। बदकिस्मती से तालीम की भी कमी है, शायद वो सारी काम नहीं कर सकते हैं जो कि शहरों में रहती हुई ख़वातीन कर सकती हैं। सो आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन को वहाँ पे इंगेज करने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए और उनको जो है वो सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए आप क्या समझते हैं कि अंगूरा प्रोजेक्ट क्या बेहतरीन साबित हो सकता है? देखिए, ये प्रोजेक्ट बना ही खासतौर पर वुमेन के लिए, ख़वातीन के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये तकरीबन एक चारदीवारी में बैठ के काम हो सकता है। सही। इसकी जो रेयरिंग है, जो इसका पालना है, वो भी घर के अंदर है। उसके बाद इसकी जब क्लिपिंग हो वो भी घर के अंदर, और ये भी एक ख़वातीन ने ही बनाया है। सही। ये जो उन्होंने मैनुअल धागा बनाया, ये ख़वातीन ने ही बनाया गया। तो ये धागा उन्हीं की इनकम को बढ़ा रहा है। तो जब ये मार्केट में आएगा और ज़्यादा बल्क में बनेगा तो ज़ाहिर है ये मार्केट में जाएगा तो उनकी जो इनकम है इंशाल्लाह वो ज़्यादा बढ़ेगी। सही। सो जो लोग इस वक्त ये प्रोग्राम KPK में देख रहे हैं, जो लोग ये प्रोग्राम इस वक्त कश्मीर में देख रहे हैं या ऐसे इलाकों में देख रहे हैं जहाँ पे कि मौसम ठंडा है, उनके लिए ये अंगोरा प्रोजेक्ट इंतहाई अहम है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, हमारे नुमाइंदगान से बात करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, आप हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800 84420। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से आप अगर ये रैबिट्स हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वो खड्डी दिखाएंगे, आपको केज दिखाएंगे और पूरा तरीक़ेकार समझाएंगे कि किस तरह से आप अंगूरा रैबिट की जो फार्मिंग है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद।